प्यारे दोस्तों, आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भाग 1 के जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं। संविधान क्या है? तो पहले नंबर आपको यही मालूम होना चाहिए संविधान क्या होता है। जो संविधान है वह किसी भी देश का मौलिक दस्तावेज होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किसी भी देश का क्या है, मौलिक दस्तावेज होता है। और ये मौलिक दस्तावेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो लिखे गए प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल हैं, वे शासन प्रशासन के लिए आधार का काम करते हैं। ये सर्वोच्च होता है, मतलब संविधान सर्वोच्च है। उसमें लिखी गई जो प्रोविजन से जो अनुच्छेद हैं वे सर्वोच्च कानून की भूमिका निभाते हैं। तो जो संविधान होता है वह किसी भी देश का मौलिक दस्तावेज होता है। जो भारतीय संविधान है वह एक मौलिक दस्तावेज है। इसमें जो है नियमों और सिद्धांतों का संग्रह और समुच्चय है, जिसके आधार पर भारत के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में शासन प्रशासन को चलाया जाता है। तो संविधान में जो है आर्टिकल के माध्यम से, प्रोविजंस के माध्यम से जो है पार्ट और इसमें सब डिवीजन किए गए हैं। तो संविधान में जो है आर्टिकल, प्रोविजन, सब क्लाजेस के माध्यम से जो है शासन प्रशासन की सभी बातों को स्पष्ट कर दिया गया है। नागरिकों के अधिकार, उनके कर्तव्य, सरकार की जो शासन के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो तो कहने का तात्पर्य है कि जो उस देश में, भारत में जो भी शासन प्रणाली चलेगा, जो भी गतिविधि चलेगा, जो भी पब्लिक लाइफ है, जिसके अंतर्गत उस देश में इकोनॉमी का संचालन कैसे होगा, राजनीतिक व्यवस्था कैसे संचालित चलेगी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। तो जो पूरा सिस्टम है, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति कैसे होगा, तो वह पूरी तरीके से जो संविधान से गाइडेड होता है, संविधान से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करता है। जैसे संविधान में प्रेम्बल में हमारे उद्देश्य का घोषित किया गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस यहाँ से हमको क्या बातें समझ में आती है, ये है कि भारत जो है एक संप्रभु राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो ये सब चीज़ों को मैं आने वाले समय में डील किया जाएगा। आज हमारा मेन फोकस रहेगा भारतीय संविधान और भाग 1 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं। और जैसे हमारे संविधान को बनाने में कितने 2 साल 11 महीने लगे। हमारे संविधान सभा के जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के रूप में अपने आप को संगठित किए और 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे संविधान को बनाकर तैयार किए। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। और कुछ प्रावधान तो उसी समय से लागू हो गए, 26 नवंबर 1949 से ही कुछ प्रावधान लागू हो गए। और हमारा संविधान पूरी तरह से जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। उसी क्रम में हम देखते हैं भारतीय संविधान में भाग 1 में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। फिर देखते हैं कालांतर में संशोधनों के माध्यम से उस भाग में भी सब डिवीजन किए गए। तो हमारा बाद का विषय है। आज हमारा सब्जेक्ट पूरी तरह से भाग 1 में जो आर्टिकल का है, क्या क्या बातें लिखी गई हैं शासन प्रशासन से संबंधित, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भाग 1 में देखिए लिखा हुआ है संघ और उसका राज क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो भाग 1 पढ़ने से हमको ये ज्ञात हो जाता है कि जो संघ है, जो हमारा यूनियन है, उसका क्या नाम है, क्या प्रकृति है, क्या उसके क्षेत्र है, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आते हैं अनुच्छेद 1 पर। अनुच्छेद 1 जो है वहां पर आर्टिकल 1 में कहा गया है कि संघ का नाम क्या होगा। अभी आपने पीछे यहाँ पर देखा इस स्लाइड में कि संघ और उसका राज क्षेत्र। तो पहला प्रश्न यही उठता है कि संघ का नाम क्या होगा। हर व्यक्ति का, हर चीज का कोई नाम होता है। तो हमारे यूनियन का क्या नाम है, उसके बाद उस यूनियन का क्या डायमीटर है, कितना उसका भूभाग है, क्या क्षेत्र है, इन सब चीजों के बारे में हम भाग 1 में अध्ययन करते हैं। तो संघ का नाम क्या होगा, उसका राज क्षेत्र क्या है, संघ कैसे अपने भूभाग में कोई परिवर्तन कर सकता है कि नहीं, क्या चीजें हैं, वो पूरी तरीके से हम इस भाग के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब उसी क्रम में हम देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में जो है क्या प्रोविजंस दिया गया। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और क्या होगा, संघ का नाम क्या होगा और संघ कैसे बनेगा, संघ कैसे हमारा बना है, उस चीज के बारे में जिक्र करता है। तो यहाँ पर है संघ का नाम, उसका नाम की बात करता है। तो संघ का क्या नाम होगा, जो संघ का नाम क्या होगा और उसका जो है निर्माण है,
निर्माण कैसे हुआ है, ये चीजें हमको अनुच्छेद 1 से पता चलता है। तो कहता है कि संघ का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ अनुच्छेद 1 में लिखा गया है स्पष्ट, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया जो है संघ है होगा। ठीक है, बेस्ट जो है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम क्या होगा, वह उसका निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहां पर देखेंगे यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है, यूनियन। ठीक है, अब यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यहां पर देखिए लिखा हुआ है राज्यों का संघ होगा, यहां पर जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये बातें बहुत गंभीर है, आपको समझना होगा। राज्यों का संघ, तो राज्यों के संघ में दो शर्तें आती हैं भारतीय संदर्भ में। जो भारत की जो संघ की संकल्पना है, जैसा आप जानते होंगे, कनाडा से लिया गया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के लिया गया। जैसे कनाडा के संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था का किया गया है, उसको हम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका का प्रोविजंस भी कहते हैं। तो इसलिए अगर प्रश्न आता है कि भारत में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। या अगर कनाडा का संविधान नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान लिखा हुआ, तो दोनों में से कोई भी है, उसका नाम ही खाली अंतर है। तो ये चीज आप वहाँ से कर सकते हैं, या राज्यों के संघ की संकल्पना को कनाडा के संविधान से या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान से लिया गया है। चलिए, तो हम अब बात करेंगे राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या शर्तें हैं। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। दो बातें क्या ध्यान में रखनी है? पहली बात यह है कि जो भारत में राज्यों का संघ है, वह संघ जो बना है वह राज्यों के बीच कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं किया गया है, राज्यों के बीच कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा बात क्या है, राज्य को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। राज्य जो है संघ से विभक्त नहीं हो सकते। विभक्त मतलब अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहां देखेंगे अनुच्छेद 1 कहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है होगा। यूनियन जो है वहां पर राज्यों के से मिलकर बनेगा, और जो राज्य है वह कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं। मतलब राज्य जो है, राज्यों से कोई समझौता करके संघ का निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, और जो राज्य है को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत में जो है, भारत का जो संघ है वो कैसा है, वह है विभाज्य राज्यों का, विभाज्य राज्यों का, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। तो राज्यों को जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से, जनता की जो आवश्यकता है, जो भारत में प्रशासनिक सामाजिक संस्कृति, यहाँ के विकास को ध्यान में रखते हुए राज्यों को विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जो संघ है, जो भारत है, जो यूनियन है, वह एक अखंड इकाई है। भारत की एकता, अखंडता का प्रोविजंस किया गया है। ठीक है, तो राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से विभाजित किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश से कुछ क्षेत्रों को अलग करके छत्तीसगढ़ का। अभी अगर हम हालिया घटनाक्रम 2014 की बात करें तो देखते हैं आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नया राज्य का निर्माण किया गया। तो ये जो राज्य से अलग राज्य का निर्माण किया गया, वे भारतीय जनता के
वहाँ के लोगों की जो आवश्यकता है, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये सब प्रोविजंस किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा भारत है वह क्या है, तो जो पूरा भारत है वह एक है, एक पूरा देश जो है एक है, केवल विभिन्न राज्यों में, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक सुविधा के लिए वह बटा हुआ है। ठीक है, तो कहा गया कि भारतीय संघ क्या है, एक संप्रभु इकाई है, एक अखंड इकाई है। पूरा भूभाग जो भारतीय भूभाग जो है एक अखंड इकाई है। ठीक है, यहाँ पर एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया गया संविधान के प्रोविजंस के माध्यम से। तो अनुच्छेद 1 यही कहता है प्यारे दोस्तों कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर दो शर्तें हैं। राज्यों का जो संघ है वह आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। संघ का जो निर्माण हुआ है वह राज्यों के बीच कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आपको राज्यों को जो संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर जो है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ की संकल्पना को अपनाया गया है। राज्यों को जो है अन्य राज्यों में विभाजित किया जा सकता है प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के विकास की संभावना और विकास के अवसर को, जनता की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ होगा। अब यहाँ पर अगर हम चले अमेरिका संविधान देखें, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या प्रावधान किया गया, वहां पर भी संघ की संकल्पना है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर फेडरल शब्द का उपयोग किया गया। फेडरल मतलब वहां पर देखेंगे जो संघ का निर्माण हुआ है, जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका नाम से लग रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कई राज्य जो है मिलकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का निर्माण किए हैं। तो वहां पर चीजें थोड़ा सा आपको थोड़ा यहाँ देख लिया जाए। जैसे बात करते हैं अगर हम यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यहां पर क्या है, फेडरल है, फेडरल संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर जो यहां पर है। ठीक है, यहाँ पर भी संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन यहाँ पर संघ के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया, फेडरल का उपयोग किया गया। ठीक है, फेडरल का उपयोग किया गया है। ठीक है, फेडरल का उपयोग किया गया है। और यहाँ पर भारत में जो संघ के लिए यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, यूनियन शब्द का उपयोग किया गया, यहाँ पर क्या है, फेडरल शब्द का उपयोग किया गया। क्यों, क्योंकि जो यूएसए बना हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ है, वह राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम है। कई राज्य मिलकर आपस में एक हुए हैं और वे कुछ मामले जैसे विदेश मामले हो गए, संचार हो गया, सुरक्षा हो गया, है अन्य ऐसे जैसे मामले उसको केंद्र को दे दिया गया है। और सभी जो राज्य हैं वो स्वायत्त हैं, उनका खुद का संविधान है। तो कहने का तात्पर्य अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर दो संविधान, एक केंद्र का संविधान है और एक क्या है, राज्य का संविधान है। वहाँ पर दोहरी नागरिकता, केंद्रीय नागरिकता है और एक राज्यों की नागरिकता है। तो ये चीजें की गई। लेकिन भारत में क्या, भारत में एक एकल संविधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। तो भारत में यूनियन को अपनाया है, क्योंकि भारत में जो यूनियन बना है वह कोई राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। लेकिन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघ बना है वह जो राज्यों के बीच आपसी समझौते के परिणाम से बना हुआ है। ठीक है, और एक चीज और भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, यूएसए में जो है अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ की संकल्पना है। कहने मतलब राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और संघ को विखंडित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बोला जाता है यूएसए में अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। यहाँ पर जो है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ की जो है संकल्पना यहाँ पर की गई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम पीछे स्लाइड में देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि संघ का नाम क्या होगा। संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। ये भी आप प्रश्न आ सकता है, भारत अर्थात इंडिया होगा। और संघ का निर्माण कैसे हुआ है, तो संघ का निर्माण जो है वहाँ पर संकल्पना है राज्यों का संघ की संकल्पना है। कहने का तात्पर्य यहाँ जो संघ बना है वह राज्यों के बीच कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य जो है
को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। इसलिए यहाँ पर राज्यों को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर संकल्पना जो है अनुच्छेद की विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ की बात की गई। अभी हम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखेंगे कैसे संघ को भारत सरकार को यह राइट है कि वह राज्यों के नाम में सीमा में परिवर्तन करते हैं, उस चीज को देखेंगे। तो हमको लग रहा है अनुच्छेद 1 आपको समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पे। और अनुच्छेद 1 में और भी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम जिक्र कर देते हैं, हो सकता है हमारे पेपर में आ जाए तो दिक्कत ना हो। एक तो हमने कहा कि भारत का जो संघ का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया है, और यह क्या है, राज्यों के संघ की संकल्पना अपनाई गई है। और उसको जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। जो भारतीय क्षेत्र है, जो इंडियन टेरिटरीज है, इंडियन जो टेरिटरी है उसको जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो 3 हिस्से क्या हैं प्यारे दोस्तों, देखिए। पहला क्या है, राज्यों के जो राज्य क्षेत्र है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, टेरिटरीज ऑफ द यूनियन नहीं, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। इस दूसरे नंबर में आएगा संघ जो है क्षेत्र, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र जो है, जो संघ राज्य क्षेत्र, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसी को हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। द यूनियन टेरिटरीज जो है, द यूनियन टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन, स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। मतलब कहने का तात्पर्य जो है, संघ जो राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है, जो प्रथम अनुसूची है, जो प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और प्रथम अनुसूची में इनका भी उल्लेख है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची जो है में इनका भी उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है, प्रथम अनुसूची में यही कहा गया है कि राज्यों के जो राज्य क्षेत्र हैं और जो संघ केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक। तो अब भारतीय क्षेत्र को तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। तीसरा क्या है, ऐसा कोई क्षेत्र जिसे भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। क्या है, अधिग्रहित किया जाएगा, अधिग्रहित किया जाएगा। अधिग्रहित मतलब एक्वायर्ड किया जाएगा, एक्वायर्ड किया जाएगा, ठीक है। ACQUIRED, एक्वायर्ड मतलब उसको प्राप्त किया जाएगा, अधिग्रहित किया जाएगा। तो ऐसे भारतीय क्षेत्र को, जो इंडियन टेरिटरीज को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 3 श्रेणियों में। पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, एक प्रथम सूची में इसका उल्लेख मिलेगा आपको। संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश जो है, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड है इन द फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची में वर्णित किया गया है। फिर ऐसे जो क्षेत्र जिसको भारत सरकार के द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 में सीधा सा बात यही कहा गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम बताया गया। संघ का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया। संघ का निर्माण कैसे हुआ, वह राज्यों का संघ है, अर्थात जो संघ का निर्माण हुआ है वह राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से जो अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 में है और उसको भारतीय क्षेत्र को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर ये चीजें हैं। अब आते हैं हम अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए पहले दोस्तों, अनुच्छेद 1 में थोड़ा ज्यादा समय लग गया क्योंकि वहां पर बातें थोड़ी गंभीर थी, वहां से प्रश्न आते हैं
और इसलिए थोड़ी सी संकल्पनात्मक था, इसलिए चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट देना पड़ा। अब यहाँ पर हम आते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिश जो है एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट कहने का तात्पर्य है कि जो नए राज्यों का प्रवेश है या जो स्थापना है, ठीक है। अब अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का एडमिशन होगा और इस्टेब्लिशमेंट होगा भारतीय संघ में। जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश की बात किया गया है और स्थापना की बात की गई है। तो पार्लियामेंट को अनुच्छेद 2 जो है संसद को अधिकार देता है कि संसद को यह पावर देता है कि अनुच्छेद 2 है संसद को शक्ति प्रदान करता है। संसद को जो है शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 जो है संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह भारतीय संघ में, वह क्या है? भारतीय संघ में वो भारतीय संघ में क्या करे? भारतीय संघ में संसद को अनुच्छेद 2 क्या करता है? अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह संसद क्या करे? भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सके, मतलब एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट कर सके। अब अनुच्छेद 2 से आप ये समझ गए होंगे कि ऐसे क्षेत्र जो अभी तक भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, इंडियन यूनियन के हिस्से नहीं है, वैसे क्षेत्रों को भारतीय संघ में एडमिशन, प्रवेश और इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 2 सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे भारतीय संघ में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है या भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, उसे हम क्या करेंगे? नए राज्यों को उसे क्या करेंगे? भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाए। किसके द्वारा? पार्लियामेंट कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर। हम अनुच्छेद 3 क्या करता है? अनुच्छेद 3 जो संसद को यह पावर देता है कि पार्लियामेंट को यह शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है? बात करते हैं। तो अनुच्छेद 3 जो संसद को शक्ति प्रदान करता है, संसद को शक्ति प्रदान करता है, संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर जो वर्तमान में राज्य हैं उनके सीमा में परिवर्तन, उनके क्षेत्र को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्रों को लेकर एक नए राज्य का सृजन कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संसद के पास पावर दिया गया है कि वह जो भारतीय मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है, मतलब वो राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को फिर से जो है डिवीजन कर सकता है, ऐसे पावर्स दिए गए हैं। हालांकि इसको शुरुआत करने से पहले, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाने से पहले, कोई अध्यादेश लाने से पहले, सबसे पहले जो है राज्य विधानमंडल से, जो संबंधित राज्य विधानमंडल है, ऐसा अनुच्छेद 3 को लागू करने से, अनुच्छेद 3 से संबंधित कानून बनाने से जो राज्य प्रभावित होंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होंगे, उनसे एक बार उनके जो राज्य विधानमंडल है या वहाँ के प्रशासक से जो है एक बार आपको सुझाव लेना पड़ेगा। तो कोई भी प्रस्ताव संसद में अगर हमको लाना है तो राष्ट्रपति जो है कि पूर्व मंजूरी लेना पड़ेगा, कंसेंट राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट जो है राज्य विधानमंडल को वह प्रस्ताव भेजेंगे कि कुछ क्षेत्रों को अलग करके नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, इससे आपके राज्य के कुछ क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, तो आपका क्या राय है? तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य विधानमंडल के द्वारा उस पर अपनी राय, जो उनका विचार होगा, मत यहाँ प्रेषित करेंगे राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति को वो जो उन्होंने सुझाव दिया है, राज्य विधानमंडल के द्वारा जो सुझाव दिया गया है, वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब प्रेसिडेंट जो है, संसद जो है, वह राज्य के सीमा में, नाम में, क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, वह संसद के पास एकाधिकार है। मतलब आप कह सकते हैं पार्लियामेंट इस मामले में जो है सर्वशक्तिमान है, क्योंकि अनुच्छेद 3 संविधान में, अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति प्रदान किया हुआ। तो आप संसद क्या करेगा? संसद अनुच्छेद 3 की शक्ति का प्रयोग करके
नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्य 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 का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और क्या कर सकता है, वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जो वर्तमान राज्य हैं, जो इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं, वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। और वर्तमान राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। जो वर्तमान राज्य का नाम है उसमें परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। ऐसा चीजें हैं। तो अनुच्छेद 3 जो है संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह पार्लियामेंट में कानून लाके वह किसी भी राज्य में की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। सीमा में परिवर्तन का मतलब उसके किसी क्षेत्र को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। कई क्षेत्रों को लेकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है, किसी वर्तमान राज्य के नाम में क्या है, परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 में यही जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 3 से आप ये समझ गए होंगे कि जो इस समय भारतीय संघ के हिस्से हैं, ऐसे क्षेत्र, ऐसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जो भारतीय संघ के हिस्से हैं, उनके नाम में जो है, उनकी सीमा में, उनके कई कुछ क्षेत्रों को लेकर नए राज्य का निर्माण जो है संसद कर सकता है। तो ये जो अनुच्छेद 3 जो है वे जो संघ के जो क्षेत्र हैं, संघ के जो हिस्से हैं, भारतीय संघ के हिस्से, भारतीय संघ के हिस्से। तो अनुच्छेद 3 उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के उन क्षेत्रों की बात करता है जो वर्तमान में भारतीय संघ के हिस्से हैं। उनमें कोई भी वो परिवर्तन नाम में, क्षेत्र में और सीमा में या कुछ क्षेत्रों को मिला के नए राज्य का निर्माण कर सकता है। मतलब संसद जो है कुछ भी कर सकता है, अपने भारतीय जो मानचित्र के राज्य निर्माण भी कुछ भी पावर यहाँ पर दिया गया है। और अनुच्छेद 2 में आप देखेंगे क्या है, अनुच्छेद 2 में ऐसा कोई क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति प्रदान किया गया है कि वह नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगा। इसमें यह है कि ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, मतलब हिस्से नहीं है, भारतीय जो संघ है, भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। भारतीय ऐसे क्षेत्र मान लीजिए, ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, उन क्षेत्रों को क्या अनुच्छेद 2 के माध्यम से संसद जो है भारतीय संघ में क्या कर सकती है, ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं उसको अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जा सकता है। इसका हम अप्लाइड पार्ट आपको अगर बताएं, देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। उसके बाद देखेंगे जो उस समय देशी रियासत थे, 562 देशी रियासत और भी जो क्षेत्र थे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। लेकिन देखेंगे आप यहाँ पर जो गोवा था, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, उसके बाद पुडुचेरी, सिक्किम, ये ऐसे आज वर्तमान में भारत के हिस्से हैं, भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश के नाम से संबोधित हैं। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय ये भारत के हिस्से नहीं थे। तो ये जो अनुच्छेद 2 का अप्लाइड पार्ट है, इसीलिए हम इस पे फोकस कर रहे थे कि ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं थे जब संविधान हमारा लागू हुआ, तो अनुच्छेद 2 के शक्ति प्रदान करते हुए संसद ने क्या किया, गोवा को, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में क्या है, मिला लिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आप अनुच्छेद 2 का अप्लाइड पार्ट आप यहाँ पर देखेंगे। गोवा को मिलाया गया। गोवा में किसका नियंत्रण था? गोवा में पुर्तगाली थे। दमन दीव और दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली में पुर्तगाल सरकार से भारत सरकार ने राजनयिक संबंध के माध्यम से
अपन इस क्षेत्रों को भारतीय संघ में मिलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वहां पर बातें बनी नहीं। तो भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से सेना को भेजकर इन क्षेत्रों को जो है अधिकार कर लिया गया। तो जो देखिए, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और सिक्किम को क्या है, भारतीय संघ में मिला लिया गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब ये क्षेत्र जो थे भारतीय संघ के हिस्से नहीं थे। तो ये अनुच्छेद 2 के अप्लाइड पार्ट है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, अर्थात क्या हुए, विदेशी क्षेत्र है, अर्थात क्या हुए, विदेशी क्षेत्र है, अर्थात क्या हुए, विदेशी क्षेत्र, उसे भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है, उनका एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। ठीक है। अब देखेंगे गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली को 19 दिसंबर 1961 को 19 दिसंबर 1961 ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को क्या है, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में मिला लिया गया। और पुडुचेरी को जो है 1954 में विलय कर लिया गया था। फिर हालांकि फ्रांस की सरकार ने संसद में जो है 1962 में कानून लाके पुडुचेरी, कराईकल, माहे एनम के जो क्षेत्र को भारत को सौंप दिया गया। ठीक है। तो ऑफिशियली देखा जाए 1962 तक भारत जो है ये पूरी तरह से पुडुचेरी का जो क्षेत्र था भारत में आ चुका था। सिक्किम का जो क्षेत्र है वह 1975 में भारतीय संघ में क्या है, शामिल हो गया। अप्रैल में प्रक्रिया शुरू हुई और 16 मई 1975 तक भारतीय संघ में क्या है, सिक्किम शामिल हो गया। तो यही देखते हैं अनुच्छेद 2 का, ये इसीलिए आपको अप्लाइड पार्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सीधा लिखा हुआ अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, तो आप इसका डिटेल यही है कि संसद को यह पावर है कि वह ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं अर्थात विदेशी क्षेत्र है, उसे जो है कानून के माध्यम से भारतीय संघ में मिला लिया जाएगा। चूंकि इन क्षेत्रों को भारतीय संघ में भारत सरकार ने इसलिए मिलाया क्योंकि ये जब औपनिवेशिक शासन था, जो ब्रिटिश शासन था यहाँ पर भारत में, तो ये सब क्षेत्र जो थे भारतीय क्षेत्र के अभिन्न अंग थे। लेकिन वे जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब ब्रिटेन सत्ता जो भारतीयों को सौंप के, भारत के यहाँ के लोगों को सौंप के गई, तो ये सब क्षेत्र पे अलग जो उपनिवेशी शक्तियां थी, जैसे किसी का पुर्तगीज का शासन था, फ्रांसीसी सरकार का शासन था, तो वो सब क्षेत्र जो थे उस समय स्वतंत्र ही बने रहे। लेकिन भारत सरकार के, भारत की जो एकता अखंडता के लिए इन सब क्षेत्रों का भारतीय संघ में मिलना बहुत ही अनिवार्य था। और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 562 देशी रियासतों का जो एकीकरण किया गया, वह भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए विशेष योगदान माना जाता है। और जब गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, सिक्किम ऐसे जब क्षेत्र भारतीय संघ में मिल गए, तो भारतीय जो संघ है, जो भारतीय भूभाग है, वो जो एक अखंड इकाई था अतीत से लेकर वर्तमान में भी वह स्थापित हो गया। अब आते हैं हम नए, एक लास्ट अनुच्छेद बचा हुआ, क्योंकि भाग 1 में हमने बताया था, पार्ट 1 में 4 अनुच्छेद है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 भी आर्टिकल 2 और 3 से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 4 क्या घोषित करता है? आर्टिकल 4 जो है यह डिक्लेयर करता है कि, आर्टिकल 4 क्या डिक्लेयर करता है? आर्टिकल 4 यह घोषित करता है कि, आर्टिकल 4 जो है घोषित करता है कि, आर्टिकल 4 जो है घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और एवं अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के दायरे में, अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगी, अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगी। अर्थात अनुच्छेद 3 के द्वारा राज्यों की सीमा में कोई परिवर्तन किया जा रहा है, नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, राज्य का नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। अनुच्छेद 368 में क्या प्रोविजन किया है? संविधान संशोधन
का यहाँ पर जिक्र किया गया संविधान संशोधन। संविधान में किस आपको कोई संशोधन लाना है तो इस अनुच्छेद के सहारे ही पार्लियामेंट के द्वारा कोई एक्ट या बिल लाया जाता है। तो इस संविधान संशोधन का प्रावधान इसमें मिलता है। संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है इसमें क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक आप देखेंगे यहाँ पर अभी हाल ही में अगर देखा जाए जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 100वां संविधान संशोधन था, 100वां संविधान संशोधन जो 100वां संविधान संशोधन कब किया गया, 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में किया गया था, इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है, जो कुछ भूभाग थे उनका जो है स्थानांतरण की बात की गई। क्या किया गया था, स्थानांतरण किया गया था भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण था, के मध्य जो भूमि का आदान प्रदान था, भूमि का आदान और प्रदान, मतलब भूमि को एक दूसरे से अदली बदली की गई थी। तो 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान हुआ। और एक देखते हैं हमारे पास 9वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 9th संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 9th संविधान संशोधन 1960 के द्वारा एक जो बेरूबारी क्षेत्र था उसको पूर्वी पाकिस्तान को सौंपा गया था। बेरूबारी क्षेत्र को उस समय पूर्वी पाकिस्तान के साथ अदला बदली हुई थी। तो क्योंकि 9वां संविधान संशोधन उस समय पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ, तो जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र उस समय पूरा पाकिस्तान का ही क्षेत्र था। तो बेरूबारी क्षेत्र के लिए जो है एक 9वां संविधान संशोधन 1960 लाया गया था। फिर एक कि जब सर्वोच्च न्यायालय में बात जाता है कि क्या संसद के पास यह अधिकार है कि वह भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा संसद के पास कोई शक्ति नहीं है। संसद अगर भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप रहे हैं तो उसको संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन के माध्यम से ही वह ऐसा कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हमने बात किया कि जब 9वें संविधान संशोधन 1960 के माध्यम बेरूबारी क्षेत्र को उसमें पूर्वी पाकिस्तान को सौंपा गया, अब इस समय तो बांग्लादेश है। और 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि का आदान प्रदान हुआ, और उस समय 9th संविधान संशोधन 1960 के तहत भारत और पाकिस्तान के मध्य जो भूमि का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, और इससे मतलब इसका उद्देश्य यही था कि जो भारत बांग्लादेश के उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, इस समय बांग्लादेश ही है, तो भारत बांग्लादेश के मध्य जो सीमांकन की जो सीमा बॉर्डर पे जो अस्पष्टता थी उसको समाधान करने के लिए ये प्रावधान लाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर थोड़ा पीछे आपको चलते हैं और यहाँ पर हमने शुरू किया था अनुच्छेद 1 से। ठीक है, यहाँ पर मैंने शुरू किया भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात किया है, बताया संविधान क्या है, बेसिक अंडरस्टैंड आपको यहाँ पर क्लियर कराया। फिर आपको बताया अनुच्छेद 1 क्या है, भारत अर्थात राज्य, इंडिया राज्यों का संघ है, संघ का नाम क्या है और उसका निर्माण कैसे हो, ये सब चीज़ों की बात की गई। फिर हमने बताया कि भारतीय जो संघ है वह कैसे, भारतीय संघ जो है वह कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ से अलग है, जो फेडरल, वहाँ पर इच्छा देखिए यहाँ पर ये रहेगा, छूट गया था। तो यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल शब्द का जो उपयोग किया गया, यहाँ पर भारत में संघ के लिए यूनियन शब्द का उपयोग किया गया, क्योंकि वहाँ यूएसए में जो है राज्यों के बीच समझौते से संघ का निर्माण हुआ था, लेकिन भारत का जो यूनियन है वह राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। फिर हमने उसके बाद देखा आगे भारतीय क्षेत्र की बात की है। भारतीय क्षेत्र को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ऐसे क्षेत्र राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र, और ऐसे क्षेत्र जिसको भारत सरकार के द्वारा कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। अभी हम देखेंगे जो बात हमने किया गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली
दादर नगर हवेली, गोवा दमन दीव, दादर नगर हवेली, उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी और सिक्किम। पुडुचेरी और सिक्किम ऐसे क्षेत्र थे जिसे भारत सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया था। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र में इसीलिए प्रोविजन किया गया, परीक्षा में आ सकता है राज्यों के राज्य क्षेत्र। और ये जो दोनों क्षेत्र तो वर्तमान में भारतीय संघ में शामिल ही है, जो 1 और 2 पॉइंट है ये भारतीय संघ में वर्तमान में शामिल है, लेकिन भविष्य में अगर कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है वो तीसरे पॉइंट के अंतर्गत है, जिसे अधिकृत या एक्वायर्ड किया जाता है। और देखते हैं संविधान जब हमारा लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद दमन दीव दादर नगर हवेली को कब शामिल किया गया और गोवा को इसको 1961 में, फिर पुडुचेरी जो है 1954 में ही विलय हो गया था, 1962 में जो आधिकारिक तौर पे शामिल हो गया, और सिक्किम जो है 1975 में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि ये भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए बहुत ही आवश्यक था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 2 की बात की, वही उसी चीज का अप्लाइड पार्ट था हमने देखा। अनुच्छेद 3 में हमने देखा कि कैसे संघ जो है वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य का निर्माण कर सकता है। इसे पूरा हमने इस स्लाइड में बात किया था, पीछे आप प्रीवियस स्लाइड दे सकते हैं। और फिर अनुच्छेद 4 में हमने बात किया कि अनुच्छेद 4 क्या घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं, फिर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का 2 वर्डिक्ट है, 2 निर्णय इस पर है। एक जो है 9वें संविधान संशोधन 1960 के संदर्भ में है, जैसे बेरुवारी क्षेत्र को उस समय 1960 के समय में पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया था, और वहाँ से उस समय भारत और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य जो भूमि की अदला बदली हुई थी। अब फिर यहाँ देखते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया था। तो संघ और उसका क्या दायरा है, उसकी भूभाग और उसके नाम और हर एक प्रकार की बातों को हमने किया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।